जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज पुनः हम सभी उपस्थित हुए हैं टॉप 10 प्रश्न करने के लिए, जो कि इरुटेरिया का रहेगा। इरुटेरिया का हम लोग करते हैं, किसका करते हैं? इरुटेरिया का। आप लोग को पता है इरुटेरिया का जो बुक है वह लगभग आपका हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आप एनटीपीसी देख लीजिए, आरपीएफ देख लीजिए, एसएससी जीडी देख लीजिए, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल देख लीजिए। वहीं आपका जो है कि और क्या कहते हैं, आपका आरपीएफ हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार सीजीएल हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी प्रीलिम्स हो गया। ये सब के लिए हमारा जो सेशन होने वाला है यह बिल्कुल ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। और इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लगभग आधा घंटा के अंदर हम निपटा देंगे, ठीक है। तो हम यह आशा करते हैं कि आपका यह सेशन जो है वह बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के हम इस ज़बरदस्त से सेशन का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता, यहाँ पर हम देख रहे हैं श्यानता। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा भैया ये श्यानता क्या होता है, श्यानता क्या होता है। हम लोग पढ़ने का पढ़ लेते हैं कि श्यानता का मतलब ये होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन अगर कहीं पर आपको परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहा है, तो उसमें आप फंस जाइएगा। तो याद रखिएगा कि किसी द्रव या गैस, सबसे पहले श्यानता का जब भी बात करेंगे तो यह किसका किसका गुण होता है? तो द्रव और गैस का गुण होता है। किसका गुण होता है? तो द्रव और गैस का गुण होता है श्यानता। और याद रखिएगा कि द्रव और किसी गैस का वह गुण जिसके कारण वह बाहरी बलों का विरोध करता है। द्रव और गैस का वैसा गुण जिसके कारण बाहरी बल का क्या करता है? तो बाहरी बल का विरोध करता है। क्या करता है? बाहरी बल का विरोध करता है, उसी को क्या कहते हैं? श्यानता। तो आपको पता है कि पदार्थ की मूलतः 3 अवस्था होती है। पदार्थ की मूलतः 3 अवस्था होती है। मूलतः ऐसे देखते हैं तो हम लोग 5 अवस्था होती है, लेकिन मूलतः 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्था होती है। लेकिन श्यानता का जो गुण होता है वह सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? द्रव और गैस का। और याद रखिएगा कि श्यानता जो होता है वह ठोस का गुण नहीं है। श्यानता ठोस में नहीं होता है। मान लीजिए यह एक पेन है, यह मार्कर है, यह क्या है? एक ठोस पदार्थ के रूप में है, यानी सॉलिड है ये। इसमें कण जो है इधर से उधर कण नहीं जाते हैं। लेकिन गैस का अगर बात करते हैं या द्रव का बात करते हैं तो उसका जो कण है वह इधर से उधर जाते रहते हैं, यानी वो श्यानता को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ठोस पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जिसमें मौलिक कण एक जगह स्थिर रहते हैं और अपने एक दूसरे से जकड़े हुए रहते हैं। तो याद रखिएगा श्यानता जो सिर्फ गुण होता है द्रव और गैस का, ठोस का श्यानता गुण नहीं होता है। और श्यानता क्या होता है कि द्रव और गैस के बाहरी बल का जो विरोध करता है उसी को श्यानता कहते हैं। और याद रखिएगा श्यानता को हम लोग जो है कि नीटा से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? नीटा से। याद रख लीजिएगा भैया, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। साइंस का लेवल हाई हो चुका है, आपको भी हाई होना पड़ेगा। तो याद रखिएगा श्यानता को हम लोग किससे सूचित करते हैं? नीटा से सूचित करते हैं। और याद रखिएगा कि आपको श्यानता को मापने वाला यंत्र का भी नाम पूछता है। बताइए जब हम द्रव और गैस की श्यानता को मापेंगे तो कोई यंत्र भी तो होना चाहिए। तो याद रखिएगा यंत्र का नाम होता है विस्कोमीटर। कौन सा यंत्र होता है? विस्कोमीटर। याद रखिएगा कौन सा यंत्र का नाम है? विस्कोमीटर। और श्यानता को सूचित किससे करते हैं? तो नीटा से, एन के तरह लिखते हैं उसको, ठीक है। याद रखिएगा श्यानता को किससे सूचित करते हैं? तो नीटा से सूचित करते हैं। आप लोग याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं, वहीं अगर हम, हाँ विस्कोमीटर लिख दिया ना, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि श्यानता का बताइए मात्रक क्या होता है? तो श्यानता का मात्रक जो होता है वह पॉइज होता है। ये ऑप्शन में नहीं है तो पॉइजली होता है। क्या होता है? पॉइजली। वहीं अगर ये भी ऑप्शन में नहीं होता है तो पास्कल सेकंड होता है। क्या होता है? पास्कल सेकंड। तो याद रखिएगा श्यानता का इकाई पॉइज या पॉइजली या पास्कल सेकंड होता है, ठीक है। ये 3 इकाई होता है, आप लोग याद रखिएगा। और यह द्रव और गैस का ही गुण है, यह ठोस का गुण नहीं होता है। याद रखिएगा श्यानता। और यह एक प्रकार का, श्यानता में किस प्रकार का बल लगता है? तो श्यानता में जो बल लगता है वह आपका असंरक्षी बल लगता है। कैसा बल लगता है? तो असंरक्षी बल। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि श्यानता में किस प्रकार के बल का प्रयोग करते हैं? तो असंरक्षी बल, यानी जिसको हम लोग संरक्षित नहीं कर सकते हैं उसी को असंरक्षी बल कहते हैं। याद रखिएगा जो कि द्रव और गैस का होता है, ठीक है। तो आपको श्यानता के बारे में अब क्वेश्चन पता चल गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, आप लोग लगातार बनकर रहिएगा।
चलिए अब प्रश्न नंबर हम 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर देखिए 2 क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 2 कहता है कि कोशिकाओं, और एक चीज़ और बता देते हैं कि ताप बढ़ने पर श्यानता के बारे में एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता जो होती है वह घटती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है, और ताप बढ़ने पर अगर पूछेगा गैस की श्यानता तो गैस की श्यानता बढ़ती है, गैस की श्यानता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है, यानी कि द्रव में घटती है और गैस में बढ़ती है, गैस में बढ़ती है। अब मान लीजिए कि सबसे पहले द्रव और गैस का ही तो श्यानता होता है। आपको जैसे आप समझिए, मान लीजिए वायुमंडल गर्म हो गया, पूरा तरह से एकदम CO2 की मात्रा अधिक हो गया, और CO2 की मात्रा ही अधिक होने से हमारे वायुमंडल में आपका ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ता है, यानी कि वायुमंडलीय तापन बढ़ता है। इसका मतलब है कि जब आपका गैस बढ़ रहा है, इसका मतलब वायुमंडल में जो गैस है वो मौलिक कण इधर से उधर ज़्यादा भागने लगे, यानी श्यानता की मात्रा जो ताप बढ़ने पर गैस में बढ़ती है और द्रव में घटती है, द्रव में घटती है। ये 2 कंटेंट आप याद रखिएगा, कॉपी में नोट डाउन करके, यहीं पर बच्चा फंसता है घटना बढ़ना में। तो याद रखिएगा द्रव में घटती है और गैस में बढ़ती है, गैस में बढ़ती है। जैसे आप लोग को पेट में गैस हो गया, देखिए जुगाड़ देते हैं, मान लीजिए आपके पेट में गैस हो गया, तो गैस पेट में होने से पेट आपका बढ़ने लगता है, फूलने लगता है। तो इसका मतलब याद रखिएगा गैस में बढ़ती है और द्रव में घटती है, द्रव में घटती है। क्योंकि द्रव आपके देखिएगा जब शरीर में ज़्यादा पसीना आ जाएगा तो वो आपका निकल जाता है, तो वो घट जाता है पसीना, ठीक है, पसीना निकल के घट गया। और पेट में गैस जब हो जाता है तो पेट मेरा बढ़ जाता है, यानी याद रखिएगा गैस में बढ़ती है और द्रव में घटती है। जब 1-2 बार अपने दोस्त में इस तरह से आप बताइएगा ना तो आपको सब दिन के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसी पदार्थ क्या कहलाती है। जब आप कोशिका का बात करते हैं तो आप समझिएगा कि सबसे पहले कोशिका यानी कि आप याद रखिएगा कि हमारा शरीर जो बना हुआ है वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, याद रखिएगा। और मूलभूत इकाई के रूप में हम लोग कोशिका को ही जानते हैं। और याद रखिएगा कोशिका को सबसे पहले जो खोजा था वह 1665 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही 1665 में कोशिका का खोज किया गया था। और यह जो कोशिका खोजा था यह कैसी कोशिका था? तो याद रखिएगा यह मृत कोशिका था। कैसी कोशिका था भैया? तो यह मृत कोशिका था जो कि आपका मधुमक्खी के छत्ते से मिला था, या फिर इसको बोल सकते हैं कॉर्क से प्राप्त किया था, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं कि आगे चल के याद रखिएगा, आगे चल के 1674 में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम है ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? ल्यूवेनहॉक। एक वैज्ञानिक हुए ल्यूवेनहॉक, याद रखिएगा। और ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 में ही पहली बार जीवित कोशिका का खोज किया गया। कैसी कोशिका? जीवित कोशिका। और यही ल्यूवेनहॉक के बारे में आपको पता होगा, जो लगातार बन के रहते होंगे उनको पता होगा कि ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही 1683 ईस्वी में आपका जीवाणु का भी खोज किया गया था। किसका खोज किया गया था? जीवाणु का खोज। आप लोग को पता होगा ल्यूवेन के द्वारा जीवाणु का खोज 1683 में, और ल्यूवेन के द्वारा 1674 में जीवित कोशिका, लेकिन इससे पहले मृत कोशिका। तो मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने 1665 में, यह क्वेश्चन आप लोग को याद होगा कि कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो 1665 में रॉबर्ट हुक, सब बता देते हैं। लेकिन वो कैसी कोशिका था? तो वो मृत कोशिका था। कहां से प्राप्त किया था? तो मधुमक्खी या फिर कॉर्क से, ठीक है। और 1674 में जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेन ने। इसीलिए यहां पर आप एक छोटा सा क्वेश्चन याद रखिएगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, जहां भी एग्जाम दीजिएगा, कंटेंट आपके पास रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो याद रखिएगा कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है वह साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। और जानते हैं कोशिका से ही मिलता जुलता एक शब्द है उत्तक, जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं इंग्लिश में। तो उसका भी आप यहीं पर याद रखिएगा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, और याद रखिएगा उत्तक का अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी। क्या होता है? हिस्टोलॉजी। क्या होता है? हिस्टोलॉजी, ठीक है। याद रखिएगा कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी और उत्तक का अध्ययन क्या होता है? हिस्टोलॉजी। ये दोनों याद रखिएगा। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, वहीं रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, वहीं आपका जो है कि गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, नाक का अध्ययन राइनोलॉजी, कान का अध्ययन ओडोलॉजी, ठीक है। आप ऐसे करके याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये हो गया कोशिका के बारे में और ये हो गया जीवाणु के बारे में, ठीक है। वहीं मेरा प्रश्न है कि कोशिकाओं के मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी जितना भी कोशिका है ना, इसमें आपका द्रव के रूप में या पिघला पदार्थ के रूप में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम क्या है, आप लोग बता सकते हैं। इसका हिंदी नाम होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य। यानी आप ऐसे लॉजिक से याद रखिएगा, कोशिकाओं में पिघली हुई पदार्थ को क्या कहते हैं, या कोशिकाओं में जेली वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। इसका मतलब आपका क्वेश्चन से ही आंसर आना चाहिए, कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, याद रखिएगा, जो कि हल्का जेली के पदार्थ का होता है। इसका इंग्लिश नाम होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। वहीं आपको एक चीज और बताते हैं, जब यहां द्रव वाला पदार्थ देखे तो आपको एक चीज और बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका हड्डी है, ये आपका हड्डी है, इधर भी आपका हड्डी है, ये बीच में आपका जोड़ कहलाता है, ठीक है। ये हड्डी और हड्डी के बीच में जोड़ है और यहां पर भी एक द्रव पदार्थ मिलता है जिसका नाम क्या है। तो आप लोग को हम बहुत बार बताए हैं कि हड्डी और हड्डी के बीच के अंदर में आपका एक चिपचिपा ऐसा द्रव होता है। जैसे आप लोग नट बोल्ट सब कसते हैं तो उसमें आप मोबिल ग्रीस देके उसको कसते हैं तो वो सब दिन के लिए चलता है। उसी तरह से हड्डी और हड्डी के बीच में भी इसमें कुछ पदार्थ पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, हम बहुत बार बताए हैं आपको। डिस्कशन क्लास में जो हम लोग करते हैं उसमें भी आपको बहुत बार बताए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं हड्डी और हड्डी का जोड़ का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा, हड्डी और हड्डी के जोड़ का अध्ययन जो कहलाता है वो ऑर्थोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। हड्डी और हड्डी के जोड़ का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। लेकिन हड्डी और हड्डी के जोड़ क्या कहलाता है? हड्डी और हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है? तो लिगामेंटस कहलाता है। और हड्डी और मांस का जोड़ जो कहलाता है वह टेंडन कहलाता है या कंडरा कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी होता है और मांस का अध्ययन मायोलॉजी होता है, ठीक है। तो आइए अब हम सवाल पे आते हैं। तो सवाल का मेरा आंसर प्राप्त हो गया, कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर द्रव का पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव या फिर साइटोप्लाज्म कहलाता है। दूसरा ऑप्शन में क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। वहीं आपका तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह पेड़ पौधे में मिलता है और पेड़ पौधे में जो भोजन बनता है पत्तियों के द्वारा, उसी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट को पादप का कोशिका घर कहते हैं। पादप का कोशिका घर किसे कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि वो खाना बनाने का काम करती है। और क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम का एक धातु मिलता है, याद रखिएगा, जो कि बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? समझ सकते हैं कितने गौरव की बात है। तो आइए हम इस पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, एक से एक कंटेंट मिलेगा आपके सभी एग्जाम के लिए, बस लगातार रहिएगा। आपको जीके का भी इसमें प्रश्न आएगा, अभी साइंस का पोर्शन है तो हम लोग पहले साइंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला? समझ सकते हैं, यानी कि अपने पिताजी खुद पा रहे हैं नोबेल पुरस्कार और साथ में उनके बेटे को भी मिल रहा है, साथ में उनके बेटे को मिल रहा है, याद रखिएगा, आपका नोबेल पुरस्कार। लेकिन यह मिल रहा है किस क्षेत्र में? तो याद रखिएगा, भौतिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में भैया? तो याद रखिएगा, भौतिकी के क्षेत्र में। वहीं आपको बता दे कि पिता का क्या नाम था और उनके बेटा का क्या नाम था, यह जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा, इनके बेटा का नाम था लॉरेंस ब्रेग। क्या नाम था? लॉरेंस ब्रेग। लॉरेंस ब्रेग। और सबसे कम उम्र का व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार यही है आपका पूरे विश्व में। लेकिन भारत कुछ दिन पहले आपको पता है 25 साल एज हो रहा था। लेकिन आपको पता है, अगर महिलाओं पूछेगा तो महिलाओं सबसे कम उम्र का मलाला यूसुफजई है। आप लोग को पता है, वो पाकिस्तान की पहली महिला बनी थी जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। उनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक एग्जाम में आता है, वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। और याद रखिएगा, मलाला यूसुफजई को 2014 के अंदर में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके साथ एक भारतीय को भी थे जिसका नाम क्या था? कैलाश सत्यार्थी। उनको 2014 में दिया गया था, ठीक है। और मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था, सबसे कम उम्र की महिला बनी है पूरे विश्व में, मात्र 17 साल एज हो रहा था 2014 में उनका, ठीक है, याद रखिएगा। और लॉरेंस ब्रेग हो गया। और इनके पिता का जो नाम था वह याद रखिएगा, हेनरी ब्रेग। क्या नाम था? हेनरी ब्रेग।
हेनरी ब्रैग। लॉरेंस ब्रैग और हेनरी ब्रैग एक ऐसे पिता और बेटे के जोड़ी हैं जिनको साथ में नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। अगर हम नोबेल पुरस्कार का बात करते हैं तो इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार पे समझिएगा, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत जो हुआ है याद रखिएगा वो 1901 से हुआ है, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार का शुरुआत जब 1901 में हुआ था तो यह कुल 5 क्षेत्र में मिलता था, लेकिन आगे चलकर याद रखिएगा कि 1968 ईस्वी में एक नया क्षेत्र इसमें जुट गया, एक नया क्षेत्र इसमें जुट गया और इस क्षेत्र का नाम हुआ अर्थशास्त्र। कौन सा क्षेत्र हुआ? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना कब से शुरू हुआ? 1968 से, लेकिन पहली बार जो दिया गया वो 1969 में दिया गया। पहली बार कब दिया गया? 1969 में। देना कब से शुरू हुआ? 1968 में। अर्थात हम बता सकते हैं कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो कुल 6 क्षेत्र में। और इसी के आधार पर एशिया का जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है वह रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, जिसका शुरुआत 1957 से हुआ है। लेकिन नोबेल पुरस्कार 1901 से, लेकिन अगर पूछेगा रमन मैग्सेसे जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है, जो कि आपको रवीश कुमार को भी मिला था, तो याद रखिएगा ये आपका 1957 से शुरू हुआ है, ठीक है, रमन मैग्सेसे। और नोबेल पुरस्कार 1901 से। वहीं अगर हम बात करते हैं कि पहले व्यक्ति जो बने थे, अगर बात करते हैं कि पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर बने थे। कौन बने थे? रविन्द्रनाथ टैगोर बने थे। और कब बने थे? तो 1913 में बने थे। और किस पुस्तक के लिए? याद रखिएगा गीतांजलि पुस्तक के लिए। लेकिन अगर पूछेगा कि गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद W.B. इट्स ने किया है। किसने किया है? W.B. इट्स ने। लेकिन अगर बात करते हैं कि पूरे भारत में अब तक कितने व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो पूरे भारत में अब तक कुल 10 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कितने व्यक्ति को? 10 व्यक्ति को अब तक भारत में कुल नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और 10 व्यक्ति में से पहला व्यक्ति अपना रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं, क्योंकि आपको पता है कि वह पहले एशियाई व्यक्ति बने थे साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य, क्योंकि गीतांजलि पुस्तक है, पुस्तक का मतलब साहित्य यानी लिटरेचर में, ठीक है, 1913 में, ये याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं भैया ये 10 व्यक्ति कौन कौन है, तो आप लोग फटाफट यहां पर याद करवा देते हैं। नाम लिख के याद कीजिएगा मेरे साथ, रिकॉल, गारंटी आपको याद हो जाएगा। पहला जो हो जाएगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर। पहला हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था? 1913 में। क्षेत्र था साहित्य। कौन सा क्षेत्र था? साहित्य। और आपको पता है, यहीं पर आपको शुरुआत करवा देते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ है, तो याद रखिएगा 1954 से। साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी दोनों का स्थापना 1954 में हुआ है। लेकिन संगीत नाटक अकादमी 1953 में, संगीत नाटक 1953 में, और भारत रत्न भी 1954 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरे व्यक्ति बने हैं सीवी रमन। कौन बने हैं? सीवी रमन। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। किस क्षेत्र में? तो आपको पता है प्रकाश के प्रकीर्णन पर खोज करने के लिए, ठीक है। 1928 में खोज किया था, 30 में इनको मिल गया। वहीं इसके बाद तीसरे व्यक्ति जो बने थे वो कौन बने थे? याद रखिएगा हरगोविंद खुराना। तीसरे व्यक्ति कौन बने? हरगोविंद खुराना। इनको नोबेल पुरस्कार 1968 में, कल के सेशन में भी बताए थे, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। वहीं याद रखिएगा कि चौथे व्यक्ति कौन बने हैं, तो चौथे व्यक्ति बने हैं आपके आगे चलकर कौन बने हैं, याद रखिएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था शांति के क्षेत्र में। चलिए अब ऊपर में एक बार और लिख देते हैं, 4 हो गया। फिर 5वां नंबर के कौन बने हैं, तो 5वां नंबर के याद रखिएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार जो मिला है वह 1983 में मिला है, चंद्रशेखर सीमा पर खोज के लिए। वहीं 6ठे नंबर के जो व्यक्ति हुए हैं आप लोग को पता है, अमर्त्य सेन का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे भारत के, अमर्त्य सेन। इनको नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था। और याद रखिएगा किस क्षेत्र में, तो यह आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और कैसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। आप लोग को बताए हैं, हमको शॉर्ट में रिकॉल करवा रहा है, लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को। और याद रखिएगा अमर्त्य सेन का एक पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुआ जिसका नाम है होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है। होम एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमर्त्य सेन है। याद रखिएगा यह क्वेश्चन बहुत फेमस है। और जस्ट इसके 1 साल के बाद 1998 में नोबेल मिल गया अमर्त्य सेन को। इसके जस्ट 1 साल के बाद 1999 में इनको जो है कि भारत रत्न दिया गया। और जस्ट इसी तरह मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला और 1980 में भारत रत्न मिला, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2001 में BS नायपॉल।
बी एस नायपॉल को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह साहित्य के क्षेत्र में 2001 में। कब मिला था? 2001 में। वहीं अगर हम उसके बाद बात करते हैं वेंकट राम कृष्ण, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8। वेंकट राम कृष्ण को नोबेल पुरस्कार 2009 में मिला है। कब मिला था? 2009 में। वहीं अगर हम 10वें नंबर का ये हो गया 8वां। फिर अगर हम 9वां नंबर का बात करते हैं तो 9वां नंबर के जो हुए हैं वो आपके कौन हुए हैं? तो याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी, नाम सुना है। कैलाश सत्यार्थी को जो है कि शांति के क्षेत्र में मिला है, बच्चा पर काम करने के लिए मिला था 2014 में। कब मिला था? 2014 में। और कैलाश सत्यार्थी का एक पुस्तक बहुत फेमस है, याद रखिएगा, आजाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी है और इनको नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया मलाला यूसुफजई के साथ। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन का शुरुआत किस वर्ष किया गया? बचपन बचाओ आंदोलन का शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो आप आंसर लगाइएगा 1980। याद रख लीजिएगा भैया, स्टैटिक में क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो बचपन बचाओ आंदोलन का शुरुआत कैलाश सत्यार्थी ने कब किया था? 1980 में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं सबसे अंतिम व्यक्ति जो बने हैं वो कौन बने हैं? याद रखिएगा, अभिजीत बनर्जी। 10वें नंबर के कौन बने हैं? अभिजीत बनर्जी, जो कि कलकत्ता के हैं। अभिजीत बनर्जी, इनको नोबेल पुरस्कार लगभग 2019 के आसपास दिया गया था और इसको भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था, याद रखिएगा। और यह गरीबी पे काम किया था। किस पर काम किया था? गरीबी पे। तो अब लगता है आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिकॉल करवाते हैं। पहले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर 1913, दूसरे व्यक्ति सीवी रमन 1930, तीसरे व्यक्ति हरगोविंद खुराना 1968, चौथे व्यक्ति मदर टेरेसा 1979, पांचवें व्यक्ति सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, छठे व्यक्ति अमर्त्य सेन 1998, सातवें व्यक्ति बी.एस. नायपॉल 2001, आठवें व्यक्ति रामकृष्ण जो है कि 2009 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 9वें नंबर का कैलाश सत्यार्थी शांति क्षेत्र में 2014 में। फिर 10वें नंबर के कौन बने? अभिजीत बनर्जी 2019 के अंदर में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। आप लोग इसको कॉपी में भी नोट डाउन करते चलिएगा, शॉर्ट नोट्स। और देखिएगा एक दिन आप कमाल कीजिएगा, एक दिन आपको स्टैटिक पे इतना ज़्यादा पकड़ बनेगा और जीके पे और साइंस पे कि आप भी नहीं सोच पाइएगा, ठीक है। हम करंट भी इस तरह से आपको करवाएंगे 20-25 पीस डेली करके। आप लगातार देखिएगा, आपको यकीन एक दिन हो जाएगा कि मेरा यार जीके इतना मजबूत रही था, इतना मजबूत कैसे हो गया। तो समझ लीजिए आपको आप ही को श्रेय दिया जाता है कि आप लगातार बनकर रहिएगा। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 का बात करते हैं, कहता है एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आपको पता है सितार, अगर हम सितार का बात करते हैं तो सितार एक प्रकार का यंत्र होता है। क्या होता है? सितार एक प्रकार का यंत्र होता है। और सितार में जो ध्वनि उत्पन्न होता है वह आपको कैसा होता है? तो अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ ध्वनि किससे निकलती है? तो सितार से। और सितार जो है वह किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यह भी सवाल आता है। तो सितार एक प्रकार का यंत्र है और यंत्र से ध्वनि निकाल रहे हैं, तो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा। और आपको पता होगा एक फेमस व्यक्ति सितार का, पंडित रविशंकर का नाम सुने होंगे। पंडित रविशंकर का संबंध जो है वह सितार से ही है, ठीक है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। और आपको पता होगा कि आप लोग बिस्मिल्लाह खां का नाम सुने होंगे, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, ठीक है, जिनका कुछ दिन पहले निधन हो गया, याद रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। और आपका जो सितार से थे वो पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर को गुजरात के जनक के नाम से भी जानते हैं। और पंडित रविशंकर पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था पूरे इंडिया में। पहला भारतीय ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन था? तो वही रविशंकर था। और रविशंकर ने, याद रखिएगा, जीने की कला का भी खोज किया है, गुजरात के जनक के नाम से भी जानते हैं। और सितार का जो है कि वो वादक थे बहुत बड़े, पंडित रविशंकर, ठीक है। आप ऐसे कंटेंट याद रखिएगा, बहुत फायदा करेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका डायनमो का, किसका बात करते हैं? डायनमो आपको पता
होगा, सब देखे होंगे, वह एक यंत्र है और उससे हम लोग बिजली पैदा कर लेते हैं। यानी याद रखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को आपको बिजली ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को बिजली ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा में। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग मोमबत्ती का, तो मोमबत्ती जो करता है वह पता है वह रसायन के रूप में है और रासायनिक ऊर्जा को वह प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में, प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। वहीं अगर माइक्रोफोन का बात करते हैं, ये याद रखिएगा, बच्चा यहाँ फंसता है। माइक्रोफोन जो है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन जो है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वहीं लाउड स्पीकर का अगर बात करते हैं, अगर हम लाउड स्पीकर का बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो लाउड स्पीकर में विद्युत देते हैं, तो विद्युत से हमको ध्वनि निकल जाता है, विद्युत से क्या निकलता है, ध्वनि निकल जाता है। वहीं अगर सौर सेल का बात करते हैं, सौर सेल, आपको पता है सौर सेल में सौर ऊर्जा देंगे, क्या देते हैं, सौर ऊर्जा देते हैं, तब हमको यह विद्युत ऊर्जा दे देता है। क्या दे देता है, विद्युत ऊर्जा दे देता है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, फिर अगले सवाल पे अच्छे से समझते हैं। और आप लोग को बता देते हैं एक ट्रिक यहां पर। चलिए अगले सवाल में बताते हैं। अगला सवाल है कि किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें ध्वनि के कंपन को के आयाम को कम कर देना चाहिए। जैसे सुनिएगा, जैसे मानिएगा, जैसे मान लीजिए यह एक कोई बर्तन है, और लॉजिक से समझिएगा, यह कोई एक बर्तन है, इसका लंबाई मान लीजिए कि 5 मीटर है और चौड़ाई मान लीजिए कि इसका 2 मीटर है, चौड़ाई मान लीजिए 2 मीटर है। इसी को हम लोग आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम। कितना लंबाई चौड़ाई का है, इसी को हम लोग आयाम कहते हैं। अब बताइए यहाँ पर, यहाँ से इसको और लंबा कर देते हैं तब देखने में सही रहेगा। इसको 3 मीटर कर दीजिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई घंटा जोड़ दिए, इसे करके कोई घंटा जोड़ दिए। अब ये इधर से इधर टकराएगा, फिर इधर से इधर टकराएगा, इधर से इधर टकराएगा, फिर इधर से इधर टकराएगा, तभी तो ध्वनि उत्पन्न होगा। याद रखिएगा ध्वनि उत्पन्न होने के लिए, ध्वनि उत्पन्न होने के लिए कंपन का होना आवश्यक है। ध्वनि उत्पन्न होने के लिए, ये बात माइंड में फिट याद रखिएगा, ध्वनि उत्पन्न होने के लिए कंपन का होना बिल्कुल आवश्यक है। ध्वनि उत्पन्न होने के लिए कंपन का होना बिल्कुल आवश्यक है। कंपन का मतलब ये चीज इधर गया फिर इधर गया, इसमें टकराएगा फिर इसमें टकराएगा, तभी तो वो जो है कि ध्वनि उत्पन्न करेगा। जैसे आप साइकिल में जो घंटी बजाते थे पहले बच्चा में, तो उसको दबाते थे तो अंदर में कभी आगे आता था कभी पीछे आता था और टन टन की आवाज आता था। तो इसका मतलब वहां पर कंपन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो याद रखिएगा ध्वनि उत्पन्न होने के लिए कंपन का होना आवश्यक है, ये याद रखिएगा। अब जब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए, अगर हमको मान लीजिए यहाँ पर 5 मीटर का लंबाई है, हमको मान लीजिए कि x ध्वनि उत्पन्न हो रहा है मेरे पास, तो जब इसको हम छोटा कर देंगे और क्या कर देंगे, आयाम को छोटा कर देंगे, इधर भी छोटा कर दिए। अब इसको हम 3 मीटर ले लेते हैं और इसको जो है कि 2 मीटर लेते हैं। तो बताइए यहां से यहां तक आएगा, तुरंत आएगा, तुरंत आएगा, तो बताइए ध्वनि कम होगा कि नहीं होगा। तो बोलिएगा हाँ ध्वनि कम होगा, बिल्कुल ध्वनि कम होगा, क्योंकि यहां पर छोटा से आप कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप इसके हल्का दबाव मार रहे हैं तो कम आवाज आ रहा है, वहीं जोर से दबाव मार रहे थे लंबाई से, ये ज्यादा जोर से आवाज कर रहा था। इसका मतलब आयाम को कम करने पे ध्वनि अपने आप कम हो जाती है और ध्वनि उत्पन्न होने के लिए कंपन का होना आवश्यक है, कंपन का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम ध्वनि के बारे में कुछ चीज सुन लेते हैं, सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं ध्वनि का, तो आपको पता है कि ध्वनि तरंग को विभिन्न, ध्वनि तरंग जो है वो आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग जो है वो आपका कैसा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग। और याद रखिएगा प्रकाश तरंग जो है वो आपका अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि में धो आ रहा है, अनुदैर्घ्य में धो आ रहा है, यानी ध्वनि तरंग जो है वह अनुदैर्घ्य है और प्रकाश तरंग जो है वह आपका अनुप्रस्थ है। यानी प्रकाश में पो आ रहा है और अनुप्रस्थ में पो आ रहा है, यानी कि प्रकाश तरंग जो है वह अनुप्रस्थ हो गया और ध्वनि तरंग जो है वह अनुदैर्घ्य हो गया। ठीक है, और याद रखिएगा कि ध्वनि तरंग मतलब कि तरंग के आधार पर जो है कि आपका 3 प्रकार से जो है कि हम बांट के भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपका बोल सकते हैं अपसरब तरंग, सरब तरंग और आपका प्रासरब तरंग। तो सुनिएगा, उसके लिए हम ट्रिक देते हैं, याद रखिएगा असराप। क्या याद रखिएगा, असराप। और इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं IAU।
असराफ, इंग्लिश में कहते हैं IAU, यानी अ से हो गया अवसरभ तरंग, सौ से हो गया श्रव्य तरंग, और प से हो गया प्राश्रव्य तरंग। कौन सा तरंग हो गया? प्राश्रव, यानी इसीलिए आपको इधर से हम दिए थे लगातार असराप याद रखने, क्योंकि इसमें आपको जो है कि ध्वनि के जो है कि रेंज के आधार पे आपको बांटते हैं। तो ये जो होता है अवसरव तरंग, ये आपका जो होता है 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से इसको नीचे रखते हैं। और श्रव जो होता है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है। वहीं जो प्राश्रव्य को रखते हैं वह आपका 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से प्लस रखते हैं, ठीक है, ऊपर रखते हैं। या इसको 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज में आपका 1000 हर्ट्ज होता है, 1 किलो हर्ट्ज में आपका 1000 हर्ट्ज होता है, तो इसको आप लोग 20 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और आवृत्ति का मात्रक भी क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। और तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 पे पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 पे पावर -10 मीटर, याद रखिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 पे पावर -10 मीटर। और तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः मीटर में दर्शाते हैं। किस में दर्शाते हैं? मीटर में। ये सब प्रश्न हम कर चुके हैं पहले भी, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया असराप। और इंग्लिश में इसको कहते हैं आपका इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक। ए के कहते हैं ऑडिबल, जो कि मनुष्य सुन सकता है। यू का कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव। और ये आप तीनों याद रखिएगा, यानी कि असराफ IAU, और इस तरह से आप बैठा दीजिएगा। इंग्लिश में IAU, हिंदी में असराफ, यानी कि ओ का I, स्रो का A और प का U, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि अधिकतम श्रव्यता सीमा जो मनुष्य के सुनने के लिए है, वह याद रखिएगा इसी के बीच में आगे चल के आ जाएगा आपका 95 डेसिबल। मनुष्य अधिक से अधिक कितना डेसिबल सुन सकता है? 95 डेसिबल। अगर आप 95 डेसिबल से ज्यादा सुनिएगा तो आपका कान खराब हो सकता है, ठीक है, आपका कान खराब हो सकता है, याद रखिएगा। और ध्वनि की मात्रा को मापने वाला यंत्र का नाम आपका मात्रक डेसिबल है। और ध्वनि के प्रबलता के स्तर को जो व्यक्त करते हैं वो फोन संख्या में। किस में व्यक्त करते हैं? फोन संख्या में। ध्वनि के प्रबलता के स्तर को किस में व्यक्त करते हैं? फोन संख्या में। और ध्वनि का जो मात्रक है वह आपका डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ध्वनि की चाल किस किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की चाल जो है वह किस किस पर निर्भर करती है, तो याद रख लीजिएगा कि ध्वनि की चाल मुख्यतः 2 चीज पर निर्भर करती है। एक प्रत्यास्था पर या प्रत्यास्थ पर, और दूसरा उसका घनत्व कितना है, उसका घनत्व कितना है, ठीक है। और यह किस पर निर्भर नहीं करता है, तो नहीं में याद रख लीजिएगा वह आपका किस पर निर्भर नहीं करता है, तो याद रखिएगा वह आपका आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो याद रखिएगा कि आपका आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। तो वह निर्भर करता है किस पर? तो याद रखिएगा प्रत्यास्थ और घनत्व पर। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो आंसर लगाइएगा आवृत्ति। क्या लगाइएगा? आवृत्ति। और कौन कौन सी राशि बदल जाती है? तो याद रख लीजिएगा इसमें आपका 2 चीज बदलता है। वो कौन कौन चीज बदलता है? तो याद रखिएगा चाल और तरंगदैर्घ्य। चाल और तरंगदैर्घ्य जो है वह बदल जाती है। और क्या नहीं बदलती है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है, अर्थात ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करती है? तो चाल और तरंगदैर्घ्य पर। और याद रखिएगा ध्वनि की चाल आपका प्रत्यास्थ और घनत्व पर भी निर्भर करता है। ये 4 चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आप लोग को एक चीज बताए होंगे कि एक सूत्र होता है आपका आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1/तरंगदैर्घ्य। आवृत्ति बराबर होता है 1/तरंगदैर्घ्य, अर्थात आप यहां बोल सकते हैं n बराबर होता है 1/t। n बराबर होता है 1/t। और आवृत्ति जो हो गया वो आपका आवृत्ति का मात्रक हो गया क्या? तो याद रखिएगा हर्ट्ज। और तरंगदैर्घ्य का मात्रक हो गया एंगस्ट्रॉम। क्या हो गया? एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसमें और कंटेंट देते हैं, आप लगातार बनकर रहिएगा। चलिए इसमें आगे और कंटेंट देते हैं।
तो आगे आप याद रखिएगा कि उसी तरह से अगर पूछेगा क्वेश्चन कि आपका विभिन्न माध्यम में चाल बताइए कितना होता है, विभिन्न माध्यम में चाल बताइए, तो आप लोग को बता देते हैं अगर माध्यम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन पूछता है माध्यम में ध्वनि की चाल अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाएगा, तो 0.61 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ जाएगा। और इसी आधार पे आपको 2-4 गो माध्यम बताते हैं, उसमें आप चाल याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछता है। अगर हम बात करते हैं वायु में ध्वनि की चाल, तो वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वह 332 मीटर पर सेकंड होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में 1269 होता है। CO2 में अगर बात करते हैं तो CO2 में 260 होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं भाप 100 डिग्री सेल्सियस में होता है 405। वहीं बात करते हैं अल्कोहल पीने से 12-13 होने लगता है। अल्कोहल पीने से क्या होने लगता है, तो 12-13 याद रखिएगा, अल्कोहल में 12-13, ठीक है, अल्कोहल में 12-13। वहीं अगर बात करते हैं जल में, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड, सब मीटर पर सेकंड में है, सब मीटर पर सेकंड में है। वहीं अगर बात करते हैं आपका जो है कि समुद्र का जल, समुद्र के जल में ध्वनि की चाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कितना होता है याद रखिएगा, 1533 मीटर पर सेकंड होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि पारा में, किसमें, पारा में, तो पारा में होता है आपका 1450। वहीं बात करते हैं लोहा में, तो लोहा में होता है 5130। वहीं अगर बात करते हैं कांच में, तो कांच में होता है 5640। कांच में कितना होता है, 5640 होता है। और सबसे अधिक जो होता है एल्युमिनियम में 6420, कितना होता है, 6420। तो आप ये सब याद रखिएगा, कॉपी में नोट डाउन करके 2-4 बार आपको पढ़ना है दिन भर में, तभी आपको याद रह पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि में किया जाता है, तो अवरक्त तरंग का। किसका प्रयोग करते हैं, अवरक्त तरंग। अब हम तरंग का बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार का तरंग होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त किरण, गामा किरण, तो ये सब विभिन्न प्रकार का आपका किरण होता है। तो विभिन्न प्रकार के किरण का आपका नामकरण पूछता है, उससे संबंधित और भी क्वेश्चन पूछता है, तो उस पर बात करते हैं। सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि में दृष्टि उपकरण यानी देखने के रूप में करते हैं, तो याद रखिएगा अवरक्त तरंग। और अवरक्त किरण का खोज जो किया था वह हर्शेल ने किया था। अवरक्त किरण का खोज किसने किया है, तो याद रखिएगा हर्शेल ने किया था। और विभिन्न प्रकार का तरंग में आप लोग को सबसे पहले जो नाम याद रखना है गामा किरण का। किसका याद रखना है, गामा किरण। और गामा किरण का जो होता है वह वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। वेधन, एक लिखते हैं गामा किरण, सुनिएगा आपको हम शुरू से बताते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। सुनिएगा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा पर जो होता है वह प्लस आवेश होता है, बीटा पे जो होता है वह माइनस आवेश होता है, और गामा पर जो होता है वह गम में रहता है बेचारा, उसको शून्य होता है। गामा पर कैसा आवेश होता है, शून्य होता है, यानी अल्फा पर प्लस, बीटा पर माइनस और गामा पर शून्य। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तरंग में आवेश ऋणात्मक होता है, तो बताइएगा बीटा में। किस में होता है, बीटा में होता है, ठीक है। यानी अल्फा बीटा गामा को जुगाड़ देते हैं बार बार कि अल्फा का जो एक ऑटो आता है वो देखते होंगे पूरा स्पीड में चलता है, सब ऑटो उसके सामने में फैला है, यानी हमेशा वो गति को प्लस में रखता है, यानी अल्फा प्लस हो गया। और बीटा का मतलब बेटा याद रखना है, अगर आपका बेटा सही रास्ते पे नहीं चला तो वो आपको माइनस में ही कर देगा, ठीक है। इसका मतलब बीटा माइनस और गामा गम में रहता है, उसको कोई प्लस माइनस का प्रभाव नहीं रहता है, इसीलिए वो जीरो रहता है। क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। जो गम में रहता है वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होता है, सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होता है वह किसका होता है, तो याद रखिएगा गामा का। और सबसे कम जो वेधन क्षमता होता है, सबसे कम जो वेधन क्षमता होता है वह अल्फा का होता है। किसका होता है, अल्फा का। यानी याद रखिएगा जिसका वेधन क्षमता अधिक होगा उसका कम होगा आयनन क्षमता, उसका कम होगा आयनन क्षमता। अर्थात आप बता सकते हैं, यहां पर आप बता सकते हैं कि वेधन बराबर 1/आयनन, वेधन बराबर 1/आयनन। अर्थात जिसका वेधन क्षमता अधिक होगा उसका आयनन क्षमता कम होगा, और जिसका आयनन क्षमता अधिक होगा उसका वेधन क्षमता
कम होगा। तो आप बता सकते हैं कि वेधन क्षमता अगर हम देखते हैं अधिक हम किसका होता है, तो ये बता सकते हैं आप गामा का होता है। तो इसका मतलब आपका गामा का आयनन क्षमता क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये और सबसे अधिक जो आयनन क्षमता होता है, सबसे अधिक जो आयनन क्षमता, अगर आयनन क्षमता का बात करते हैं तो सबसे अधिक जो आयनन क्षमता होता है वह किसका होता है, तो अल्फा का। इसीलिए आपका वेधन क्षमता जो सबसे कम होगा वह किसका होगा, तो आयनन का। यानी कि वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा का, तो सबसे कम आयनन क्षमता भी गामा का, और सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा का, तो सबसे कम वेधन क्षमता भी अल्फा का। और ये तीनों कण की उत्पत्ति जो होती है रेडियो सक्रिय वो नाभिक से होती है। और नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था नाभिक का खोज, याद रखिएगा रदरफोर्ड ने किया है। और नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। आप लोग ये सब चीज याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का आविष्कारकर्ता कौन है, याद रखिएगा आपका जो है कि थॉमसन है, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन है, और न्यूट्रॉन का चैडविक है। न्यूट्रॉन का कौन है, चैडविक है। तो आप लोग को विभिन्न प्रकार का किरण बता देते हैं, आप उसका खोजकर्ता याद रखिएगा। एग्जाम में खोजकर्ता पूछता है, ठीक है, खोजकर्ता पूछता याद रखिएगा। ज़्यादा हाई लेवल पे आपको नहीं देना है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे देना है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे। आप लोग को न्यूमेरिकल भी बताएंगे, हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का, लेकिन फिलहाल आपको जो ऊपर ऊपर हम ले रहे हैं क्वेश्चन बेसिक, उसको आप कवर कीजिए, क्योंकि एनटीपीसी आराम से क्वेश्चन टच होगा, बीआरएसएससी आराम से होगा, सीजीएल4 आराम से होगा, बीआरएसआई आराम से होगा, बीपीएससी प्रीलिम्स में साइंस का क्वेश्चन आराम से बनेगा। ठीक है, बस आप हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से बनेगा। आरपीएफ का पेपर दे के आइएगा, अगर आपको साइंस से क्वेश्चन टच नहीं होगा तो फिर आप हमको बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर बात करते हैं गामा किरण का खोज किसने किया है, सबका खोजकर्ता बता देते हैं। तो गामा किरण का जो खोज किया है वह पॉल विलार्ड ने किया है। गामा किरण का खोज किसने किया है, पॉल विलार्ड ने। अब कोई बुक रदरफोर्ड लिखता है, लेकिन नहीं, गामा किरण का खोज रदरफोर्ड ने किया है, लेकिन गामा किरण का नाम सॉरी गामा किरण का खोज पॉल विलार्ड ने किया है, लेकिन गामा किरण का नामकरण किया है रदरफोर्ड ने। गामा किरण का नामकरण किया है रदरफोर्ड ने, और गामा किरण का खोज जो किया है वह याद रखिएगा पॉल विलार्ड ने। वहीं बात करते हैं एक्स का। एक्स किरण का खोज किया है रोएंटजन ने, यह तो सबको पता होगा। एक्स किरण का खोज किसने किया भैया, तो रोएंटजन ने। वहीं बात करते हैं परावैंगनी किरण। तो परावैंगनी किरण का जो खोज किया है वह रिटर ने किया है। किसने किया है, रिटर ने। परावैंगनी का खोज किसने किया है, रिटर ने। वहीं अगर बात करते हैं दृश्य, तो दृश्य विकिरण का खोज जो किया है वह न्यूटन ने किया है। दृश्य विकिरण का खोज किसने किया है, न्यूटन ने। वहीं बात करते हैं अवरक्त किरण। तो अवरक्त किरण का जो खोज किया है वह हर्शेल ने किया है। किसने किया है, हर्शेल ने किया है। वहीं बात करते हैं लघु रेडियो तरंग। तो लघु रेडियो तरंग का जो खोज किया है वह आपका हेनरिक हर्ट्ज ने। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किसने किया है, तो दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी। आपको ये याद रखना है, 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 ये सर कम पूछता है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं आपका जो है कि सबसे अधिक आवृत्ति परिसर किसका होता है, तो सबसे अधिक आवृत्ति परिसर गामा किरण का होता है। किसका होता है, सबसे अधिक आवृत्ति परिसर गामा किरण का होता है, याद रखिएगा। आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, हम लिखते हैं ट्रिक, गाये पादरी अलात, और इधर से इधर जो जाएगा ना वो सबसे आपका इधर से सबसे अधिक आवृत्ति परिसर है। ठीक है, इसका आवृत्ति परिसर सबसे अधिक है गामा का। सबसे अधिक आवृत्ति परिसर गामा का है, गामा के बाद आपका इधर जाएगा। ठीक है, यानी सबसे अधिक आवृत्ति परिसर गामा का है, फिर एक्स का है, फिर परावैंगनी किरण का है, फिर दृश्य का है, फिर अवरक्त का है, फिर लघु रेडियो तरंग का है, फिर दीर्घ रेडियो तरंग का। ये सभी के सभी जो है वो आपके चुंबक की तरंग है। ठीक है, विद्युत चुंबक तरंग है, याद रखिएगा। ये सभी के सभी कैसे तरंग है, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबक तरंग है, और इसका खोजकर्ता याद रखिएगा। रिवीजन करवाते हैं। गामा किरण का खोज पॉल विलार्ड, एक्स किरण रोएंटजन, परावैंगनी किरण रिटर, दृश्य किरण न्यूटन, अवरक्त किरण हर्शेल, लघु, और इसी का प्रयोग रात में देखने के लिए करते हैं। ठीक है, दृश्य अवरक्त किरण का प्रयोग जो आपका करते हैं वो रात में देखने के लिए। लघु रेडियो तरंग हेनरिक हर्ट्ज, दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी, और मार्कोनी ने बेतार का तार का भी खोज किया है और रेडियो का भी खोज किया है। और आपका ये ट्रिक याद रखिएगा, गाये पादरी अलाद, सबसे अधिक जो आवृत्ति परिसर होता है वो गामा किरण का होता है। किसका होता है, गामा किरण का। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस तरंग का सबसे अधिक आवृत्ति परिसर होता है, तो आप यही ट्रिक लगाइएगा, गाये पादरी अलाक बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आगे हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।